Hi, myself Bhisham Yadav. Today I am going to teach you relative permittivity और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इट मीन्स दैट आज मैं आप लोगों को आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ. तो क्या होता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं, परावैद्युतांक किसे कहते हैं, हम नीचे डिटेल से पढ़ेंगे. तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो उन आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है कि उन आवेशों के बीच वायु या निर्वात है कि उन आवेशों के बीच में कोई माध्यम रखा हुआ है. तो आइए इसी के बेस पर अपेक्षिक विद्युतशीलता को हम समझने का प्रयास करते हैं. तो मान लो, इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश r दूरी पर स्थित हैं और मान लो यदि दोनों आवेशों के बीच में माध्यम वायु या निर्वात हो तो उस कंडीशन में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. This is the equation number first. Here you can see epsilon naught. What is the epsilon naught? The epsilon naught is the relative permittivity of free space. Permittivity of the free space, it means that निर्वात या वायु की विद्युतशीलता कहलाती है. मान लो यदि दोनों आवेशों के बीच में वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो तो इस कंडीशन में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल मान लो क्या है, F1 है. तो F1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. यहाँ हम एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे बल्कि हम एप्सिलॉन लिखेंगे क्योंकि वहाँ पर वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम रखा हुआ है. तो इस एप्सिलॉन को हम बोलते हैं माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, एब्सोल्यूट परमिटिविटी. अब हम क्या करते हैं, हमने एक बल निकाला जब दोनों आवेशों के बीच में वायु या निर्वात हो और हमने दूसरा इक्वेशन प्राप्त किया जब दोनों आवेशों के बीच में कोई अन्य माध्यम रखा हो. तो उस कंडीशन में हमको दो इक्वेशन मिलता है. अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड में डिवाइड करते हैं. तो आप देखते हैं F डिवाइडेड बाई F1 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हम देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. हियर यू कैन सी 1/4 pi cancel out and Q1 Q2 upon R square is cancel out by Q1 Q2 upon R square. Now we have a 1/epsilon naught अपॉन 1/epsilon. जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तब हमको मिल जाता है F अपॉन F1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. हियर यू कैन सी F इज व्हाट, F क्या है, F जो है वायु या निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है और F1 जो है वो क्या है, F1 जो है माध्यम की उपस्थिति में दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल है. जबकि इधर आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में एप्सिलॉन मीन्स वायु निरपेक्ष विद्युतशीलता और एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता. तो इस तरीके से हमारे पास एक नया डेफिनेशन हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को उस माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं. इसे हम कैपिटल K या फिर एप्सिलॉन R से शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं. तो इस प्रकार हमारे पास नया इक्वेशन बन के आ जाता है K इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन R. हियर एप्सिलॉन इज व्हाट, एप्सिलॉन इज व्हाट, एप्सिलॉन निरपेक्ष विद्युतशीलता और एप्सिलॉन नॉट जो होता है निर्वात या वायु की विद्युतशीलता. तो इस तरीके से हम देखते हैं K इज व्हाट, तो K इज इक्वल्स टू F अपॉन F1. तो फिर से हम एक नया डेफिनेशन बनाते हैं कि F मतलब वायु या निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल और F1 मतलब होता है माध्यम की उपस्थिति में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल. और इस तरीके से हम बोलते हैं कि F मतलब वायु या निर्वात में निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला बल और किसी माध्यम में उन्हीं आवेशों को उतने ही दूरी पर रखने पर उनके बीच लगने वाले बल के अनुपात को हम
पैरावैद्युतांक कहते हैं और जिसे हम K से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि पैरावैद्युतांक किसे कहते हैं। तो आप विद्युतशीलता के पदों में भी डिफाइन कर सकते हैं और बल के पदों में भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर विद्युतशीलता के पदों में डिफाइन करेंगे तो कुछ आपको इस तरीके से बोलना पड़ेगा कि माध्यम की विद्युतशीलता और वायु और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम पैरावैद्युतांक कहते हैं। या फिर अगर आप बल के पदों में बोलना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, निर्वात या वायु में एक निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल और किसी माध्यम में उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर रखने पर उनके बीच लगने वाले बल के अनुपात को माध्यम का पैरावैद्युतांक कहते हैं। इसे और कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2 मार्क्स क्वेश्चन में आया हुआ है, इसलिए विशेषकर ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आइए अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर डिस्कस करते हैं। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम कुलाम्स लॉ से रिलेटेड देखेंगे और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अर्थात पैरावैद्युतांक से संबंधित देखेंगे। आइए, आप न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। 3 माइक्रोकुलाम के 2 आवेश वायु में एक दूसरे से 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो उनके बीच लगने वाले कुलाम बल की गणना कीजिए। तो कुलाम बल की गणना आप तभी कर पाएंगे जब आपको कुलाम का नियम से प्राप्त बल का फॉर्मूला पता हो। जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तब तक आप इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो फर्स्ट लेट मी क्लियर द क्वेश्चन। 3 माइक्रोकुलाम के 2 आवेश वायु या निर्वात में एक दूसरे से 0.15 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो हमको बताना है कि उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा। तो आइए हम देखते हैं। चूँकि हम जानते हैं फॉर्मूला से, कुलाम के नियम से फॉर्मूला हमने जो डेवलप किया था उससे हम जानते हैं कि F इज इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और हियर गिवन इज दिया है हमको Q1 और Q2 के 2 आवेश हैं, तो Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 माइक्रो कुलाम। माइक्रो मतलब 10 की घात -6, इसलिए हम इसको लिखेंगे 3 × 10⁻⁻6 कुलाम। तथा R इज इक्वल्स टू R मतलब दूरी, R इज इक्वल्स टू हमको दिया है 0.15 मीटर। अब हम क्या करेंगे, उपरोक्त मान सूत्र में रख देंगे, ऑल द वैल्यूज पुट इन द फॉर्मूला, देन वी गेट द F is equals to 1/4 pi epsilon naught. 1/4 pi epsilon naught means 9 × 10⁹, and that's why 1/4 pi epsilon naught is replaced by 9 × 10⁹ into Q1. Q1 is what? 3 × 10⁻⁻6, and Q2 is what? Q2 is same 3 × 10⁻⁻6 upon R square. So what is the R? So R is 0.15. Now we will put 0.15 square. Now we will calculate, then we get F is equals to 3.6 Newton. So in this way we can say force between the two charges of 3 microcoulomb will be 3.6 Newton. This will be answer. तो is that clear? तो इस तरीके से ऐसे आसान न्यूमेरिकल 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। वैसे ही ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेटेड। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब पैरावैद्युतांक से रिलेटेड क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स का न्यूमेरिकल तभी बना पाओगे जब आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। पानी का पैरावैद्युतांक 80 है। पानी का पैरावैद्युतांक 80 है, तो उसकी विद्युतशीलता कितनी होगी। तो हमको यहाँ पर विद्युतशीलता निकालनी है। तो दिया हमको क्या है, पैरावैद्युतांक, ज्ञात हमको करना है उसकी विद्युतशीलता। तो नाउ हम जानते हैं, एक सूत्र पढ़े थे हमने, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू K × एप्सिलॉन नॉट, या K इज इक्वल्स टू, हमने फॉर्मूला भी थोड़ा देर पहले देखे, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन जो होता है माध्यम की विद्युतशीलता अर्थात निरपेक्ष विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता होता है, और K जो होता है वो पैरावैद्युतांक होता है। तो यहाँ हमको K पता है, K कितना है, K दिया है हमको 80
तो हमने रख दिया k इज इक्वल्स टू 80। फिर एप्सिलॉन नॉट मतलब वायु या निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट कहलाता है और इसका वैल्यू हमको पता रहता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सूत्र में हम वैल्यू पुट करेंगे, ऑल दिस वैल्यू पुट इन दिस फॉर्मूला। तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू k is what 80, तो now we will put 80 into epsilon naught, what is epsilon naught? 8.854 into 10⁻⁻12। now we will calculate this, then we get 7.08 into 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमको मिलता है एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 7.08 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमको विद्युतशीलता इतना मिला। दिस विल बी आंसर। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल 3 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए न्यूमेरिकल पर खूब प्रैक्टिस कीजिए। तो प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट करेगा। बिना प्रैक्टिस के आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं बना पाओगे, इसलिए बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलम का नियम सदिश रूप में, लॉ ऑफ कूलम्स इन वेक्टर फॉर्म। नाउ इट मीन्स दैट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ कूलम इन वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप में कूलम का नियम। तो आइए हम कूलम के नियम को सदिश रूप में समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको समझने के लिए हमने माना Q1 और Q2 परिमाण के दो आवेश वायु या निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तब हम जानते हैं कूलम के नियम से दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल F इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यदि Q1 द्वारा Q2 पर बल लगाया जाए, इट मीन्स दैट फोर्स एक्टिंग ऑन Q2 बाई Q1, यदि Q1 द्वारा Q2 पर फोर्स लगाया जाए तब हम इसको लिखते हैं F21, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन 2 बाई 1। ध्यान रखिएगा, लिखने का तरीका होता है Q1 द्वारा किस पर? Q2 पर, तो इसे हम लिखेंगे F21 हो। तो समीकरण 1 को हम सदिश रूप में इस तरीके से लिखते हैं, वेक्टर F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस इज व्हाट R21, तो R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैप मतलब R21 कैप मीन्स दिस शोज द यूनिट वेक्टर मीन्स एकांक सदिश को प्रदर्शित करता है। तो एकांक सदिश को प्रदर्शित करता है, तो इसकी दिशा जो होगा आवेश Q1 से Q2 की ओर Q2 के अनुदिश है। यहाँ पर एकांक सदिश जो है Q1 से Q2 के अनुदिश है। चूँकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है, R21 है, r को हमने किससे प्रदर्शित किया? R21 से। अब हम क्या करते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नंबर 2 में Q1 और Q2 के किसी भी चिन्ह के लिए समान रूप से लागू होता है। तो मान लो पहला कंडीशन हम अप्लाई करते हैं कि यदि Q1 और Q2 के चिन्ह समान है, Q1 और Q2 के चिन्ह समान है, इसका मतलब ये कि इफ बोथ द चार्जेस इज सेम इट मीन्स दैट Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0। तो 0 से प्रोडक्ट Q1 और Q2 का प्रोडक्ट बड़ा कब होगा? जब वो क्या हो? पॉजिटिव हो। और पॉजिटिव कब होगा? जब Q1 और Q2 दोनों नेगेटिव हो या फिर Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हो। तभी उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। तब उनके बीच कौन सा बल लगेगा? जब दोनों सेम चार्ज रहेंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, इसलिए दोनों आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। आप इसको डायग्राम में देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पर ये डायग्राम दिखाया जा रहा है, इसी स्क्रीन में आप देख सकते हो। एक फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड, दूसरा फोर्स लगेगा राइट साइड। तो इसमें आप देख सकते हो Q1 और Q2 दो आवेश हैं। चूँकि यहाँ पर Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 बोला है, इसलिए इस पर लगने वाला बल जो होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। तो F21 और इधर इस साइड राइट साइड में F21 लग रहा है और लेफ्ट साइड में क्या लगेगा? F12।
तो इसी तरीके से अगर मान लो कि दोनों के चिन्ह विपरीत हो, मतलब एक चार्ज पॉजिटिव हो दूसरा चार्ज नेगेटिव हो, तो एक चार्ज पॉजिटिव होगा दूसरा चार्ज नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव का जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आता है। और नेगेटिव मीन्स इट मीन्स दैट नेगेटिव विल बी लेस देन जीरो, नेगेटिव मीन्स वो जीरो से छोटा होगा, इसलिए हम लिखेंगे Q1 Q2 इज लेस देन जीरो। तो इसी स्थिति में उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, आकर्षण। तो कई बार क्वेश्चन आया भी हुआ है Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होगा वो प्रतिकर्षण होगा। Q1 Q2 इज लेस देन जीरो, इट मीन्स दैट दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण होगा। तो इसको भी आप डायग्राम में, आपकी स्क्रीन पर जो डायग्राम दिखा रहे हैं इसमें आप देख सकते हो Q1 और Q2 दो आवेश हैं, और दोनों के चूँकि ये जीरो से छोटा है इसलिए दोनों के जो चिन्ह रहेंगे अपोजिट होंगे, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। तो विजातीय आवेश है, तो विजातीय आवेश है इसलिए दोनों के बीच में कैसा बल लगेगा, आकर्षण बल। तो इसमें हम देखते हैं दोनों डायग्राम में देखें तो प्रतिकर्षण बल के लिए हम लिखते हैं Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो, और आकर्षण बल के लिए Q1 Q2 लेस देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो इट मीन्स दैट प्रतिकर्षण बल, और Q1 Q2 लेस देन जीरो इट मीन्स दैट आकर्षण बल। इसी तरह हम निकाल लेंगे Q2 द्वारा आवेश Q1 पर, जिस तरीके से Q1 द्वारा आवेश Q2 पर बल निकाले वैसे ही हम निकाल लेंगे Q2 द्वारा Q1 पर बल। तो Q2 द्वारा किस पर, Q1 पर बल, तो इसे हम लिखते हैं वेक्टर F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा ये R12 का स्क्वायर, चूँकि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसलिए इनटू R12 का कैप। R12 का कैप ये दर्शाता है कि आवेश Q2 से Q1 के अनुदिश एकांक सदिश है। अब हम समझते हैं इसमें क्या है, इसमें पहले वाले कंडीशन में हमने देखा Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो मतलब प्रतिकर्षण बल, तो हमने देखा कि दोनों बलों का डायरेक्शन विपरीत है, सेम मैग्नीट्यूड का है बट विपरीत है। जितना बल Q1 Q2 पर लगाता है उतना बल Q2 Q1 पर लगाता है, लेकिन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। उसी तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं Q1 Q2 इज लेस देन जीरो, यहाँ पर आकर्षण बल लगता है, तो जितना बल से Q1 Q2 को आकर्षित करता है उतना ही बल से Q2 Q1 को आकर्षित करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, विपरीत है, इसलिए हम लिखते हैं R12 कैप इज इक्वल टू माइनस R21 का कैप। ओके, दोनों की दिशा अलग है लेकिन फोर्स, लगने वाला फोर्स क्या है, सेम है, इसलिए हम लिखते हैं F21 इज इक्वल टू माइनस F12। यहाँ पर माइनस साइन ये बताता है कि इसकी दिशा, लगने वाले बल की दिशा क्या है, विपरीत है। परिमाण में बराबर है लेकिन लगने वाले बल की दिशा विपरीत है। इसको माइनस को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो F1 वेक्टर F21 प्लस वेक्टर F12 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों आवेश एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। और ये चीज़ हम देखे थे, जब बल बराबर हो और विपरीत हो तो हमने न्यूटन की गति के तृतीय नियम में पढ़े थे कि प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर तथा विपरीत होती है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कूलाम बल जो होता है या स्थिर वैद्युत बल जो होता है वो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुकूल होती है। आइए इसमें हम दूसरा चीज़ देखते हैं, क्योंकि दोनों बल वेक्टर F21 और वेक्टर F12 दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो बल लग रहा है वो आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लग रहा है, इसलिए इस बल को हम केंद्रीय बल भी कहते हैं। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि स्थिर वैद्युत बल या कूलाम बल जो होता है वो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुकूल होती है। और दूसरा हम बोल सकते हैं कि ये जो स्थिर वैद्युत बल है वो सेंट्रल फोर्स भी होता है, अर्थात केंद्रीय बल होता है।